हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका विमेन एम्पावरमेंट और जो हमारी करंट इकोनॉमी है, सोशल इशू है, जेंडर बायस है, इन सभी को टच करता हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर। आज हम बात करेंगे कि क्या क्या वो चीजें हम कर सकते हैं, कौन कौन से वो मेजर्स ले सकते हैं जिसके थ्रू जो फीमेल पार्टिसिपेशन है या जो विमेन पार्टिसिपेशन है या जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है हमारी इकोनॉमी में, उसको हम बढ़ा सकें। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड हम पहले भी 2 डिटेल लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं और आज के इस लेक्चर के साथ हम हमारे जो पुराने लेक्चर्स हैं जिसमें आपको बहुत डिटेल हिस्ट्री मिलेगी कि इंडिया का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या रहा, बाकी कंट्रीज के मुकाबले कहां हम लाई करते हैं, क्या हमारी पोजीशन दिखाई देती है और किस तरीके से हम चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। मुझे लगता है आज का लेक्चर और हमारे जो 2 लेक्चर्स आज के लेक्चर के साथ हम अटैच करेंगे, उन सभी को जब आप देख लेंगे तो आपके माइंड में बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट विमेन एम्पावरमेंट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। हम उनको अगर और ज्यादा मोटिवेट करें या उनके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें ताकि वो सेफ फील करें, एम्पावर्ड फील करें हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने में। किसी भी लेक्चर वीडियो के रिसोर्सेज के लिए पहला लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन इंग्लिश, सेकंड लिंक हिंदी, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, हाल ही में अगर आप वर्ल्ड बैंक डेटा देखें तो उसके हिसाब से पैंडेमिक के बाद आज की तारीख में इंडिया में फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन या फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंडियन इकोनॉमी में क्या रहा होगा। टेक ए वाइल्ड गैस, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, या जिन्होंने हमारे पिछले 2 लेक्चर्स देखे होंगे उसमें हमने क्या नंबर बताया होगा, ग्लोबल एवरेज कितना रहा होगा। तो पहले पैंडेमिक से पहले हमारा रफली 24-25% के आसपास, ग्लोबल एवरेज कितना होगा, रफली 47% के आसपास। मतलब पैंडेमिक से पहले भी हमारा जो फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन था वो ग्लोबल एवरेज से आधे से भी कम मैं कहूंगा रहा। हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, इवन पाकिस्तान, इवन नेपाल, इवन श्रीलंका, वो हमसे कहीं बेहतर कर रहे हैं जब बात हो जाए फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन की। अगर आप साउथ कोरिया, चाइना, यूएस, यूरोप देख लें तो वहां तो फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन 60, 70, 80% से भी ज्यादा देखा जाता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा प्रोडक्टिवली नेशन बिल्डिंग की एक्सरसाइज में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर पाती हैं। तो पहले पैंडेमिक के हमारा 24%, 25% के आसपास फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रहा। पैंडेमिक के बाद ये गिर के, पहले ही बहुत खराब सिचुएशन, और भी गिर के सिर्फ अब कितना रह गया होगा, 16% ही, सिर्फ 16%। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग काउंटर इंट्यूटिव सी बात है कि जो महिलाओं का या विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन प्रॉब्लम है इंडिया की, ये एक तो रीजन एग्नोस्टिक है और क्लास एग्नोस्टिक है कि रूरल एरियाज में तो आपको फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अच्छा दिखाई देता है, अर्बन एरियाज में हालत बहुत खराब दिखाई देती है। और अगर आप वेल्थ बकेट देखें अर्बन एरियाज में तो जो मैरिड इंडियन विमेन है अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में, वो सिर्फ 6.5% ही जो पेड एम्प्लॉयमेंट है उसमें गेनफुली एम्प्लॉयड हैं। जो अनमैरिड विमेन है अर्बन एरियाज में, सिर्फ 15% ही अनमैरिड विमेन है अर्बन एरियाज की जो पेड एम्प्लॉयमेंट में गेनफुली एम्प्लॉयड हैं। रूरल एरियाज में शायद एग्रीकल्चर की वजह से, नरेगा की वजह से, या और कोई एवेन्यू नहीं है वहां पे लाइवलीहुड का, सोर्स ऑफ अर्निंग का, सिचुएशन थोड़ी बेटर दिखाई देती है। तो हम और बहुत डिटेल में अभी डिस्कस नहीं करेंगे कि बाकी कंट्रीज का क्या सीन है, वो आप आज के लेक्चर के साथ जो दोनों लेक्चर्स अटैच्ड हैं उसमें क्लियरली पूरी पिक्चर आप पेंट कर पाएंगे। आज सिर्फ अब हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें वो कर सकते हैं, 6 या 7 कौन से इंपॉर्टेंट मेजर्स ले सकते हैं जिससे इस सिचुएशन को हम सुधार सके, बेटर बना सकें। अगर ये 16% का जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है इंडियन इकोनॉमी में, इसको देखें तो बिल्कुल भी प्राउड होने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। और यह भी क्लियर है कि प्रॉब्लम इतनी डायर है, सिवियर है कि इसको आप इंडिविजुअल लेवल पे भी इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हो सकता है गिनी चुनी कुछ फीमेल्स जो रेजिलियंट हो, ग्रेट हो, लकी हो सकता है टॉप पोजीशंस पे पहुंच जाएं, लेकिन अगर आप एवरेज देखें अक्रॉस द बोर्ड तो आउटकम्स बिल्कुल भी एनकरेजिंग या पॉजिटिव दिखाई नहीं देते। और अगर इस पूरी प्रॉब्लम को आप एनालाइज करें तो इंडिया का जो विमेन वर्कफोर्स प्रॉब्लम है ये सिस्टमिक है और सोसाइटल भी है, और कोई भी एफर्ट
इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें एक हाई लेवल सिस्टम्स थिंकिंग और पॉलिसी मेकिंग की जरूरत का एहसास दिलाता है। तभी हम एवरेज विमेन, एवरेज फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, पेड एक्टिविटीज में, उसमें एक पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। सबसे पहला तो हमें रिलेटेबल फीमेल रोल मॉडल्स को आगे लाना होगा, मतलब ऐसी रोल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करना होगा, लोगों तक पहुंचानी होगी उनकी स्टोरीज, उनके करियर पाथ्स को, ताकि जो इंडिया के गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, वो उनसे मोटिवेट हो सकें कि फीमेल्स के लिए भी अलग अलग एरियाज में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, बिजनेसेस हो सकते हैं, स्टार्टअप्स हो सकते हैं, ड्रोन्स हो सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, ह्यूमैनिटीज हो सकता है, आर्ट्स एंड कल्चर हो सकता है, इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है, न्यूज हो सकता है, आईएएस हो सकता है, आईपीएस हो सकता है, डॉक्टर्स हो सकता है। ऑलमोस्ट हर फील्ड में जो रोल मॉडल्स हैं उनको बहुत क्लियरली हमें बाहर लाना होगा, एक एग्जाम्पल की तरह सोसाइटी के सामने प्रेजेंट करना होगा उनको और उनके करियर पाथ को। उनकी ग्लिटरी लाइफ को शायद इतना नहीं, लेकिन कैसे वहां तक पहुंचे और आप भी कैसे, कौन सा रास्ता चुन के उन जैसा करियर पाथ परस्यू कर सकते हैं। क्योंकि जैसा लोग कहते हैं, सीइंग इज बिलीविंग, अगर आप देखेंगे तभी तो आप विश्वास करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सेस खासतौर से फीमेल रोल मॉडल्स का सोसाइटी को प्रोवाइड कर पाएंगे, पेरेंट्स को प्रोवाइड कर पाएंगे, गर्ल्स को प्रोवाइड कर पाएंगे, उनकी बाकी फैमिली को प्रोवाइड कर पाएंगे, उनके भाइयों को, हस्बैंड्स को प्रोवाइड कर पाएंगे, तब लोग मोटिवेटेड, पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि जब बाकी लोग वहां पहुंच सकते हैं तो क्यों हमारी बच्चियां, हमारी वाइफ्स, हमारी बेटियां या हमारे घर की महिलाएं भी पहुंच पाएंगी। इसका मतलब सबसे पहले उनका करियर पाथ, फीमेल रोल मॉडल्स हमें प्रोजेक्ट करने होंगे और इसको हमारे करिकुलम का एक पार्ट बनाना होगा। क्योंकि जब बच्चे बच्चियां शुरुआत से पढ़ेंगे तभी उनके माइंड में आएगा कि दोनों सेम हैं, और सिर्फ किताब में सेम नहीं बट रियल एग्जाम्पल्स हैं जो एक्चुअली बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और सिर्फ इसमें बॉयज और गर्ल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिलीज का भी एंगेजमेंट उतना ही जरूरी है। इससे ही हमारी जो गर्ल्स हैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हो पाएंगी, ज्यादा असर्टिव हो पाएंगी, और हमारे बॉयज हैं वो हमारी गर्ल्स, हमारी फीमेल्स के प्रति कहीं ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो पाएंगे। इसके अलावा हमें पेरेंट्स को एनकरेज करना होगा कि वो अपनी जो बच्चियां हैं, गर्ल्स हैं, उनको वर्कफोर्स में भेजें, कम से कम प्लान करें इकोनॉमिक एक्टिविटी में उनको पार्टिसिपेट करवाने का। सिर्फ उनको घर ना बैठाएं या सिर्फ उनकी शादी के बारे में ना सोचें। ट्विटर पे हैशटैग कैंपेन्स चलाना, सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी बातें लिखना, दैट्स ऑल गुड थिंग, बट दैट डज नॉट चेंज एनीथिंग, टू बी ऑनेस्ट। इसीलिए हमें रियल रोल मॉडल्स को करिकुलम का पार्ट बना के सोसाइटी के सामने प्रेजेंट करना होगा, तभी डेवलपमेंटल चेंजेस हम रियली में सोसाइटी में इनिशिएट कर पाएंगे। और ये हमें वो स्पेस प्रोवाइड करेंगे जिससे ये जो चेंज होगा इसको हम रिफ्लेक्ट कर पाएंगे और इस चेंज को हम सोसाइटी में एम्बेड करके आगे आर्टिकुलेट करना शुरू कर पाएंगे। तो ये पहला मेजर इनिशिएटिव, रिलेटेबल फीमेल रोल मॉडल्स, उनके करियर पाथ्स को करिकुलम, स्कूल, सोसाइटी के सामने प्रॉपरली बोल्ड तरीके से प्रेजेंट करना, एक्सेसिबल तरीके से प्रेजेंट करना। सेकंड, एक हम इंफ्रास्ट्रक्चर करें केयर का। केयर का मतलब कि इन्फेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा अगर हमारी फीमेल्स हैं वो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने जाएंगी। तो केयर अगर आप सच में देखें तो किसी भी इकोनॉमी का बड़ा फाउंडेशनल कॉर्नरस्टोन कहा जा सकता है। और केयर सिर्फ चाइल्ड केयर नहीं, चाइल्ड केयर के साथ एल्डर केयर भी। और चाइल्ड केयर, एल्डर केयर दोनों इमोशनली बहुत ड्रेनिंग हो सकते हैं और बड़े ही बैक ब्रेकिंग हो सकते हैं केयर गिवर्स के लिए। और आज की डेट में सबको पता है केयर गिविंग की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय डिफॉल्ट किसके ऊपर दी जाती है, थोपी जाती है? ऑफ कोर्स हमारी गर्ल्स के ऊपर, फीमेल्स के ऊपर, विमेन के ऊपर। इस वजह से ये जो केयर गिविंग का काम है, क्योंकि जनरली सिर्फ फीमेल्स ही इसको करती हैं, तो ये सबको पता है, कई सारे आर्टिकल्स इस पे पब्लिश हो चुके हैं कि इस केयर गिविंग में इन्वॉल्वमेंट की वजह से या केयर गिविंग के चक्कर में अपने करियर को परस्यू ना कर पाने की वजह से इंडिया में हर साल 40 मिलियन से भी ज्यादा, मतलब 4 करोड़ से भी ज्यादा जिनके पास सेकेंडरी लेवल डिग्री है, ये वर्कफोर्स से बाहर रह जाती हैं। क्योंकि इंडिया में एक रोबस्ट केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना ही उनके पास क्वालिटी जो केयर गिविंग सर्विसेज है उनका एक्सेस है, ताकि वो अपने बच्चों को या एल्डर्स को
केयर गिविंग सिस्टम अगर हमारा उनको केयर कर सके तो हमारी फीमेल्स फ्री हो जाएंगी प्रोडक्टिव पेड जॉब्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जब तक हम सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेंगे और थॉटफुल एक्टिविटी हम इंश्योर नहीं करेंगे केयर इकोनॉमी में, केयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, तब तक हम सिग्निफिकेंट चेंज नहीं देख पाएंगे। विमेन का जो पार्टिसिपेशन है हमारी वर्कफोर्स में, उसमें कई सारी डेटा, स्टोरीज, न्यूज आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं और ऑक्सफैम के एस्टिमेट्स के आप माने तो इंडिया का जो अनपेड केयर वर्क है, जो एक डेली एवरेज इंडियन वुमेन डेली कैरी आउट करती है, सुबह 4 बजे उठ के टिफिन बनाना, बच्चों को नहलाना धुलाना, तैयार करना, स्कूल भेजना, कपड़े धोना, सब लोग वापस आए, चाय बनाना, घर को संभालना, एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसके लिए उसको कुछ भी पेमेंट नहीं मिलता है। अगर उसके आप कॉस्ट लगाना शुरू कर दें तो वो 90 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कंट्रीब्यूशन है एज पर ऑक्सफैम टू इंडियाज इकोनॉमी। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, लेकिन अनपेड, अनअकाउंटेड। तो इस वजह से अगर ये 19 लाख करोड़ का जो कंट्रीब्यूशन उनका डेली बेसिस पे है, अगर उससे आप 1% को भी फ्री कर पाएंगे एक प्रॉपर केयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके, तो वो फ्री होंगी अपने पेड जॉब्स को लेने में, जहां पे वो जो भी काम करेंगे उसके लिए उनको पेमेंट मिलेगा, घर में पैसा आएगा, अर्निंग बढ़ेगी, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, बाकी चीजों में आप कहीं बेटर स्पेंड कर पाएंगे। इसके साथ साथ केयर जॉब्स इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर पाएंगे तो एक फाउंडेशन आपकी बन जाएगी विमेन का पार्टिसिपेशन इंश्योर करने में, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, साथ ही साथ उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी भी मिलेगी जो वो टोटली डिजर्व करती हैं। 2 चीजें। तीसरा, हमें जो पॉलिसी मेकिंग है इसको एक जेंडर्ड लेंस से भी देखना होगा। जैसे अगर आप सोशल साइंटिस्ट देखें, बहुत सारे लोग डेफिनेटिव लिटरेचर पब्लिश कर चुके हैं जिसमें किस तरीके से क्या स्टेट है विमेन का इकोनॉमी में, उसके बारे में बहुत डेफिनेटिव डेटा अवेलेबल है। इस तरह की सोशल साइंस को हमें लोगों तक वाइडली पहुंचाना होगा ताकि लोग समझ सकें, एक्सेस कर सकें, डिबेट कर सकें, डिस्कस कर सकें इन सारे इश्यूज को, क्योंकि जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी समझ ही नहीं पाएंगे। जब सोचेंगे 19 लाख करोड़ एवरी ईयर, माइंड बॉगलिंग नंबर्स। तो क्यों ना घर में बिठाने की बजाय या सिर्फ केयर गिविंग एक्टिविटीज में इनके इन्वॉल्वमेंट की बजाय क्यों ना प्रोडक्टिव पेड जॉब्स में उनको कंट्रीब्यूट करवाया जाए। इसके अलावा जब ये सोशल साइंस, ये डेटा, ये डिबेट्स, ये अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस बढ़ेगी तो जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं या जो और भी रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस हैं वो इस नॉलेज को लेवरेज कर पाएंगे अपने इंपॉर्टेंट पॉलिसीज में, अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस में, जिससे जो हमारे मासेस होंगे उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके। तो मतलब पॉलिसी मेकिंग को जेंडर लेंस से भी देखा जाना शुरू करना पड़ेगा। चौथा, जो जेंडर गैप है खासतौर से एलीट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, एलीट इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एजुकेशन में, उस पे भी हमें फोकस करना होगा, क्योंकि ये हिस्टोरिकल टाइम से रहा है कि जिस भी कंट्री, स्टेट ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेटर प्रूव किया है उसी ने आगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अचीव किया है। तो जो फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट का, डेवलपमेंट का, वो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस के थ्रू ही जाता है। तो हमें कोशिश करनी होगी कि जो जेंडर गैप है खासतौर से एलीट इंजीनियरिंग एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन में, उसको इक्वलाइज कैसे करें, क्योंकि एक डेटा के हिसाब से आईआईटीज में सिर्फ 12 या 13% ही फीमेल्स हैं। तो कहीं ना कहीं एक मेजर गैप है, फीमेल्स हमारी बहुत कम पहुंच रही हैं टेक्निकल एजुकेशन या स्टेम एजुकेशन में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में। डेटा यह भी सजेस्ट करता है कि जो गर्ल्स होती हैं वो सेकेंडरी लेवल का अगर आप डेटा देख लें तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है मैथमेटिक्स और साइंसेस में, लेकिन उसके बाद शायद उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं या उनके बजाय सन्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे दी जाती है, तो वो चाहकर भी आगे स्टेम एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन को परस्यू नहीं कर पाती। और इसका बड़ा रीजन यह भी समझा जाता है कि मान लीजिए आईआईटीज आप देख लीजिए, एनआईटीज आप देख लीजिए, एम्स आप देख लीजिए, इनके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं बहुत डिफिकल्ट होते हैं क्रैक करना, बहुत सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट आपको लगाना होता है, पेरेंट्स के थ्रू, गार्जियंस के थ्रू, बड़ा इंटेंस एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होती है, टेस्ट सर्विस प्रिपरेशन होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, बहुत बार पेरेंट्स हो सकता है चाहते हुए भी अपनी बेटियों पे, गर्ल चाइल्ड पे शायद उतना स्पेंड ना करें, हो सकता है अपने सन्स को ज्यादा प्रेफरेंस दें और अपनी जो डॉटर्स हैं उनकी एजुकेशन को शायद वो इतनी प्राइमेसी ना दें। बड़ा रीजन हो सकता है। तो गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करे, पेरेंट्स को भी हमें समझाना होगा कि अगर बेटियां पढ़ जाएंगी, अगर वो अच्छी
एजुकेशन ले पाएंगी, इंजीनियरिंग एंटर कर पाएंगी, मेडिकल एंटर कर पाएंगी, स्टेम एजुकेशन ले पाएंगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जा पाएंगी, वही फ्यूचर है इकोनॉमी का, एम्प्लॉयमेंट का। और इसके लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसा लोग कहते हैं अगर आपने बेटी को पढ़ा दिया तो सिर्फ एक जनरेशन नहीं, 3 जनरेशन, खुद की जनरेशन, पहले की जनरेशन, उसके बच्चे या फ्यूचर जनरेशन जो होगी। तो बेटी की एजुकेशन 3 जनरेशन को सुधार सकती है, उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। यह रहा हमारा चौथा प्रिस्क्रिप्शन कि हमें जो एलीट इंजीनियरिंग या मेडिकल या स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स जो स्ट्रीम्स हैं, उसमें हमारी गर्ल चाइल्ड का एनरोलमेंट एजुकेशन को और कहीं ज्यादा तेजी से प्रमोट करना होगा। पांचवा कि जो अर्बन स्पेसेस हैं या जो शहरी क्षेत्र हैं, उसमें हमें ऐसे स्पेसेस को डिजाइन करना होगा जिसमें सभी की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। अर्बन स्पेसेस डेवलप करने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, आर्किटेक्चर डेवलप करना होगा, क्योंकि कई बार अगर अर्बन स्पेसेस सेफ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, आर्किटेक्चर आपका सेफ नहीं है, साउंड नहीं है, केपेबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है बहुत सारे लोग वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट ना कर पाएं। फॉर एग्जांपल आज की डेट में जो भी नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको जमीन चाहिए और क्राउड बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, रेजिडेंशियल एरियाज बढ़ रहे हैं, तो सिटी से बहुत दूर लोकेटेड होते हैं, रेलवे स्टेशन सिटी से बहुत दूर लोकेटेड होते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। लेकिन इसकी वजह से हो सकता है जो हमारी फीमेल्स हों वो बड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लग जाएं कि इतना दूर जाना, ट्रैवल करना, एक्सेस करना, या मान लीजिए इंडस्ट्रियल हब कहीं बन रहा है, या मान लीजिए कहीं इलेक्ट्रॉनिक सिटी बन रही है, या मान लीजिए कहीं SEZ बन रहा है, या मान लीजिए कहीं पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, नया IIT आ रहा है, IIM आ रहा है, तो हो सकता है स्पेस, लॉजिस्टिक्स, अर्बन स्पेसेस, ये सारी चीजें एक रोल प्ले करें इस डिसीजन मेकिंग में। ऐसी वनरेबल कम्युनिटीज, खासतौर से हमारी गर्ल चाइल्ड, हमारी फीमेल्स, हमारी विमेन, जो ऐसे एरियाज को स्पेस कितना इजीली वो एक्सेस कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। तो अगर हम सेफ अर्बन स्पेसेस क्रिएट नहीं कर पाएंगे या उनका परसेप्शन जो अर्बन स्पेसेस का वो सेफ नहीं होगा, तो ये भी हो सकता है हमारी एक लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन को जो कंपैरेटिव जॉब्स एंगेजमेंट्स है उससे बाहर रख देगी। छठा इंपॉर्टेंट सजेशन कि हमें सेफ अर्बन स्पेसेस के साथ सेफ डिजिटल स्पेसेस भी क्रिएट करने होंगे, खासतौर से लर्निंग से रिलेटेड। अभी आप देख रहे होंगे एड टेक मार्केट एकदम बूम पे है, चाहे आप बायजूस देख लीजिए, अनअकैडमी देख लीजिए, इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, आप घर बैठे बैठे चीजों को देख सकते हैं। इसके अलावा लाइव कोहॉर्ट बेस्ड लर्निंग सॉल्यूशंस अब नया नॉर्म बन गए हैं, लॉकडाउन और कोविड-19 के बाद तो और भी ज्यादा। तो हमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी वहां मिलती है कि कैसे हम रीथिंक करें, रिस्ट्रक्चर करें कि जो डिजिटल स्पेसेस हैं इनको कैसे ऑपरेट किया जाए, कैसे फंक्शन किया जाए, कैसे सेफ और एक्सेसिबल बनाया जाए हमारे वनरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए, पर्टिकुलरली फॉर विमेन एंड गर्ल चाइल्ड। तो हमें बहुत डीप एनालिसिस करना होगा कि जो डिजिटल लर्निंग स्पेसेस हैं इनको कैसे सेफ बनाएंगे हम फीमेल लर्नर्स के लिए, और किस तरीके से हम फीमेल इंस्ट्रक्टर्स के लिए भी इन डिजिटल स्पेसेस को और ज्यादा एक्सेसिबल, इजी एंड सेफ बनाएंगे। क्योंकि लर्निंग और एजुकेशन ये दोनों अब धीरे धीरे डिजिटल होती चली जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जरूरत है एक पॉज लेने की, डीप ब्रेथ लेने की, सोचने की कि इन सभी स्पेसेस में, डिजिटल स्पेसेस में, एजुकेशन के नए इस एरेना फोरम में इंक्लूसिविटी और सेफ्टी ऑफ डिजिटल स्पेसेस को हम कैसे यूनिवर्सली इंश्योर करें। स्वीडन एक बड़ा अच्छा एग्जांपल हो सकता है। स्वीडन के लिए कहा जाता है कि अगर आप म्यूजिक इंडस्ट्री, ग्लोबल म्यूजिक इंडस्ट्री अगर आप देख लें, तो सॉन्ग राइटर्स, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स बहुत ज्यादा लार्ज नंबर्स में स्वीडन प्रोड्यूस करते हैं। और एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अगर आप डीपली स्टडी करें कि ऐसा क्यों है कि स्वीडन एक मेजर इंडस्ट्रियल हब है, खासतौर से रिनाउंड सॉन्ग राइटर्स और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के लिए, तो यह कहा जाता है कि वहां पर जो पब्लिक म्यूजिक एजुकेशन है वो बड़ी ही सब्सिडाइज्ड है और स्कूल के बाद या आफ्टर स्कूल जो प्रोग्राम्स हैं जनरली फ्री हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोगों के लिए म्यूजिकल ट्रेनिंग को एक्सेस करना, गेन करना। तो क्यों ना स्वीडन म्यूजिक इंडस्ट्री के इस एग्जांपल से हम भी लर्न करें और कुछ उन लर्निंग्स को हमारे जो स्ट्रक्चरल और सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन के, उनको रिजॉल्व करने में अप्लाई करें, लगाए गए। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि जिस तरह के सिस्टम्स हम डिफाइन करेंगे, चाहे वो अर्बन स्पेसेस हो, चाहे वो डिजिटल स्पेसेस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो अवेयरनेस हो, चाहे वो रोल मॉडल्स हो, ये सभी चीजें
लोग किस तरीके से अपनी थॉट प्रोसेस को इवॉल्व करते हैं, अल्टीमेट आउटकम्स क्या होते हैं, इस पे मेजर बियरिंग रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये 6-7 सॉल्यूशंस, और अभी जो सेकंड और थर्ड पार्ट होगा आज के लेक्चर का, जो हमारे पुराने लेक्चर्स हैं उनको अगर आप देख लेंगे तो ये जो इशू है कि जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है या विमेन पार्टिसिपेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंडिया में, वो एब्सॉल्युटली बहुत कम है हिस्टोरिकली, और कम होता चला जा रहा है हर डिकेड के बाद। बाकी कंट्रीज में बढ़ रहा है, इंडिया में घट रहा है। क्या उसके रीजंस हैं, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।